वेलकम आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का क्लास में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का पोएम फर्स्ट जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये देखिए, आपको जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी इस पोएम से आपको 5 मार्क्स का समरी पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से आपको 5 मार्क्स का समरी पूछे जाते हैं। ये जो पोएम है काफी इंटरेस्टिंग पोएम है क्योंकि इसी पोएम में हम लोग जानते हैं, इसी पोएम में हम लोग जानेंगे कि एक प्रेमी जब एक प्रेमिका से जुदा होता है तो उनके ऊपर क्या गुजरता है, वो क्या फील करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत, इस पोएम के अंतर्गत जितने भी समरी आते हैं, जितने भी पॉइंट आते हैं, सारे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पूरा तोड़ तोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। खास करके आपका लास्ट में समरी दिया गया है, पूरा समरी को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब एक प्रेमिका और एक प्रेमी आपस में जुदा होने का बात करते हैं या फिर एक दूसरे से मतलब दूर होने का बात करते हैं तो उनके बीच क्या क्या बातें चलती है, उनके ऊपर क्या क्या गुजरता है, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, इस पोएम में जानेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, ठीक है। जैसे कि पोएम जो है काफी इंटरेस्टिंग पोएम है, नाम से ही पता चलता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि इनके जो राइटर हैं, इनके जो नरेटर हैं, इसके जो स्पीकर हैं, राइटर या फिर स्पीकर या फिर नरेटर, इसका तीनों का मतलब एक ही होता है, लिखने वाला यानी लेखक। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? जॉन डॉन। ये किनके द्वारा कंपोज किए गए, ये किनके द्वारा लिखे गए? जॉन डॉन के द्वारा, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डॉन, ठीक है। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब ये होता है कि मेरे प्यारे प्रीतम या फिर मेरे प्यारे मैं नहीं जाता हूं, ठीक है। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएट है। क्या है? मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक कविता, यानी जो होता है दुख भरी कहानी, या फिर इसको आध्यात्मिक का मतलब होता है मन से और आत्मा से रिलेशन रखने वाला, मन से और आत्मा से संबंध रखने वाला। तो ये जो है किस प्रकार का कविता है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस प्रकार का पोएम है? मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल पोएम किसको कहते हैं? आध्यात्मिक कविता। आध्यात्मिक कविता यानी जिसमें शौक भरी मतलब बातें हो या फिर जिसमें यानी पूरा निराशाजनक बातें हो, उसको क्या कहेंगे? मेटाफिजिकल पोएम कहेंगे, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक निराशाजनक यानी मेटाफिजिकल पोएम है क्योंकि इसमें दोनों प्रेमी यानी एक प्रेमिका और एक प्रेमी क्या होते हैं? आपस में जुदा होने का बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जॉन डॉन, ये इनकी पैदाइश कब हुई थी, थोड़ा सा बायोग्राफी तो हमको याद रखना, किसी भी हाल में ये नहीं बोलना है जॉन डॉन के बारे में। इनके राइटर कौन है, नरेटर या फिर स्पीकर कौन है, इनके जो जन्म हुए थे कब हुए थे? 1572 में लंदन में, ठीक है। और इनकी जो मतलब ये हुई थी, देहांत हुए थे जॉन डॉन का लंदन में 1631 में। और ये जो एजुकेशन प्राप्त किए थे यानी जॉन डॉन, इनके लेखक यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक है, राइटर है या फिर नरेटर हैं, तो ये जो एजुकेशन प्राप्त किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में और हर्टफोर्ड कॉलेज में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड हर्टफोर्ड कॉलेज में ये इन्होंने क्या किया? शिक्षा ग्रहण किया, एजुकेशन प्राप्त किए जॉन डॉन ने, ठीक है। अब देखिए, इनके जो फादर के नाम थे वो क्या थे? जॉन थे, यानी जॉन डॉन के फादर के नाम क्या थे? जॉन थे, ठीक है। डॉन हटा दीजिए, उनका बेटा का नाम क्या हो गया? डॉन हो गया, ठीक है। तो अगर डॉन हटा देंगे तो उनका फादर का नाम हो जाएंगे जॉन। और इनके जो मदर के नाम थे एलिजाबेथ हेवुड, यानी जॉन डॉन के मदर का नाम क्या थे? एलिजाबेथ हेवुड। और इनके पत्नी का नाम या फिर बिलव्ड का नाम जो था, बिलव्ड भी बोल सकते हैं या फिर पत्नी भी बोल सकते हैं, तो एन्ना मोर, ठीक है, जिससे बातें करती है, यानी एन्ना मोर और जॉन डॉन के बीच जो बातें होती है, जुदाई होने की बातें, तो यही बातें को हम लोग पढ़ेंगे इस कविता के अंतर्गत, इस पोएम के अंतर्गत, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अंतर्गत, ठीक है। तो इनके पत्नी का नाम या फिर बिलव्ड का नाम क्या है? एन्ना मोर। इनके भाई का जो नाम है वो क्या है? हेनरी, यानी जॉन डॉन के भाई का नाम क्या है? हेनरी, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक जानकारी है, ये बेसिक जानकारी याद रखना है जॉन डॉन के बारे में। इनके लेखक कौन है, इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनके माता पिता कौन है, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है कि वेल नॉन एज, यानी जो जॉन डॉन है इसको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएम तो आप समझ गए कि मेटाफिजिकल पोएम वैसा पोएम जिसमें शौक भरी गीत हो या फिर शौक भरी मतलब बातें भरी हुई हो, उसको क्या कहेंगे? मेटाफिजिकल पोएट कहेंगे, तो मेटाफिजिकल पोएम कहेंगे। तो ये जो है जॉन डॉन एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएट है, यानी कवि है। यानी ये क्या है कि शौक भरी गीतों को लिखते हैं, यानी मेटाफिजिकल पोएम को लिखते हैं, तो ये क्या है? एक मेटाफिजिकल पोएट है। अब प्रीचर यानी उपदेशक, उपदेशक का मतलब होता है उपदेश देने वाला, डायरेक्शन देने वाला या फिर शिक्षा देने वाला, ठीक है। ये एक प्रीचर भी है, क्या है? मेटा, ये जो जॉन डॉन है ये क्या है? प्रीचर भी है, ठीक है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस वर्क, ये जो इंपॉर्टेंस वर्क से किए हैं, यानी इनके जो इंपॉर्टेंस वर्क हैं ये क्या है? सॉन्ग एंड सोनेट से भी लिखे हैं 1911 में। यानी जॉन डॉन के अगर बारे में बोला जाए तो जॉन डॉन कब क्या किए हैं? 1911 में
सॉन्ग एंड सोनेट्स यानी जो गीत है संगीत भी लिखे हैं, और सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइन, यानी 14 लाइन वाली जो ये होती है सॉन्ग होती है, यानी 14 लाइन वाली जो गीत होती है उसको क्या कहेंगे, सोनेट्स से कहेंगे, या फिर 14 यानी 14 लाइन वाली जो कविता होती है उसको क्या कहते हैं, सोनेट्स से कहते हैं। और सरमन्स इनके क्या है, सरमन्स अभी काम किए। सेटायर एंड एलिजीज यानी सेटायर्स एंड एलिजीज यानी व्यंग, हास्य और शौक गीत मतलब इनके कार्य हैं ये, मतलब सॉन्ग एंड सोनेट्स, सरमन्स एंड जो है सेटायर एंड एलिजीज, इसमें भी बहुत सारे काम किए, ये क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए। सेटायर एंड एलिजीज में भी बहुत सारे नाम कमाए हैं जॉन डॉन। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट जो है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में लास्ट में हम लोग समरी पढ़ेंगे, और समरी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, समरी को पूरा तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी है तो क्या हुआ, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए हिज रिलीजन या कास्ट, ये जो रिलीजन है जॉन डॉन का कास्ट क्या थे, रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी इनका जो कास्ट था, इनका जो रिलीजन था रोमन कैथोलिक फैमिली। ये चीज याद रखिएगा, अभी जो समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे इसी वीडियो में वहां आएगा आपको। ठीक है, ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी, यानी लॉ मतलब कानून और धर्मशास्त्र, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, धर्मशास्त्र। इन्होंने कानून का भी अध्ययन किया है जॉन डॉन ने, और थियोलॉजी का भी अध्ययन किया है, कानून यानी धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किए हैं, मतलब धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं जॉन डॉन। ठीक है, इट इज मेटाफिजिकल पोएट, ये क्या है, मतलब इट इज यानी क्या ही हो जाएंगे, ये इज मेटाफिजिकल पोएट, यानी मेटाफिजिकल का आपको मतलब क्या बताया गया कि एक ऐसी कविता जो दुख भरी हो, जिसमें मतलब दुख भरी बातें भरी हुई हो, उसको क्या कहेंगे, मेटाफिजिकल पोएट कहेंगे या फिर मेटाफिजिकल पोएम कहेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब जानकारी हो गया, और उसके कार्य क्या है कि किस नाम से जाने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, कहां पैदा हुए थे, स्वीटेस्ट लव का राइटर कौन है, ये सारा चीज हम लोग समझ लिए। ठीक है, आगे जो पॉइंट है बताया जरा, सम इंपोर्टेंट नोट्स। ठीक है, देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से आपको सम इंपोर्टेंट नोट्स है, ये नोट्स को आपको याद रखना है। द पियोनियर यानी प्रथम अन्वेषक, पियोनियर का मतलब होता है प्रथम अन्वेषक, यानी उस दिशा में पहला व्यक्ति जो काम करने वाला हो। द पियोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लायरिक, यानी लायरिक के क्षेत्र में पहला अन्वेषक, यानी लायरिक को मतलब अच्छा दिशा में ले जाने वाले के लिए, यानी एक अच्छा दिशा, अच्छा डायरेक्शन में ले जाने का काम जो किया है वो जॉन डॉन ने किया है। एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ठीक है, यानी मेटाफिजिकल के बारे में ही आपको बताया गया है कि ये जो पियोनियर है, मतलब द पियोनियर यानी प्रथम अन्वेषक, यानी ऐसा लायरिक, यानी ऐसा गे का मतलब वो लायरिक का मतलब समझते नहीं, यानी गाने का जो धुन होता है, यानी जो गाने की यानी जो गे की जो धुन होती है उसको क्या कहते हैं, लैरिक। तो ये यानी द पियोनियर यानी प्रथम अन्वेषक, यानी गे के क्षेत्र में, लैरिक के क्षेत्र में क्या किया, मेटाफिजिकल पोएम को मतलब आगे बढ़ाया जॉन डॉन ने। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जरा कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन लंदन। ठीक है, ये इनका जो जन्म हुआ था कहां हुआ था, बॉन्डन कहां, लंदन में, इनटू अ प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, यानी प्रोस्पेरस कैथोलिक रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, यानी जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था कौन सा फैमिली में, लंदन में एक फैमिली था जो प्रोस्पेरस था, मतलब समृद्ध था, मतलब पूरा तरह से विकसित था। ठीक है, कोई चीज का कमी नहीं, कोई मतलब गरीबी नहीं, कोई मतलब अनपढ़ नहीं, कोई मतलब सब कोई मतलब पढ़े लिखे थे, मतलब सब कोई आर्थिक स्थिति से सब मतलब परिवार जो था उनका फैमिली जो था काफी मजबूत था, यानी समृद्ध था। ठीक है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा फैमिली में, यानी एक क्या कहता है कि रिचेस्ट यानी अमीर फैमिली में क्या किए थे, वो पैदा लिए थे लंदन में जॉन डॉन। ठीक है, मतलब रोमन कैथोलिक फैमिली, मतलब रोमन कैथोलिक था यहाँ, जैसे कि आपको बताया गया कि जो इनका जो कास्ट है जॉन डॉन का वो क्या था, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। बट इंग्लैंड वाज स्टॉन्च एंटी कैथोलिक। देखिए इंग्लैंड में तो पैदा लिए जॉन डॉन, जो पैदा है वो कौन सा फैमिली में लिए हैं, रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा लिए, इंडियन किसमें, लंदन में जॉन डॉन। और वो फैमिली भी काफी मतलब समृद्ध था, मतलब काफी विकसित था, कोई चीज का परेशानी नहीं। लेकिन लंदन में जो पैदा लिए उस टाइम लंदन क्या था, यानी इंग्लैंड वाज स्टॉन्च एंटी कैथोलिक, यानी कठोरता से पूरा एंटी कैथोलिक था। मतलब एंटी कैथोलिक का मतलब ये हुआ कि वो कैथोलिक भाषा को यानी कैथोलिक धर्म को नहीं मानता था। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि वो कैथोलिक धर्म का क्या था, दुश्मन था। ठीक है, यानी कैथोलिक धर्म मानने वालों से, यानी कैथोलिक जो धर्म मानते थे उनको मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो उसी टाइम जॉन डॉन लंदन में पैदा लिए थे एक फैमिली में। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, इंग्लैंड क्या था, एंटी कैथोलिक था, और वहां क्या कर रहे थे, लंदन में क्या कर रहे थे, वो कौन सा फैमिली में पैदा लिए थे, कैथोलिक फैमिली में पैदा लिए थे। तो जाहिर सी बात है जॉन डॉन के साथ ये भी हुआ होगा, यानी धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव भी हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम लंदन जो था वो एंटी कैथोलिक था। अगला पॉइंट हमको बताया जरा कि ही इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। सही बात है, यानी मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी शौक भरी गीत लिखने वालों के नाम से मतलब जाने जाते हैं जॉन डॉन। ठीक है, तो जॉन डॉन्स फादर नेम जॉन। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था, जॉन डॉन का फादर का नाम क्या था, मतलब जॉन था। वाज अ प्रोस्पेरस लंदन मर्चेंट, यानी प्रोस्पेरस का मतलब क्या हुआ कि मतलब समृद्ध, यानी एक अच्छा व्यापारी, यानी लंदन में क्या करते
थे? मर्चेंट थे, व्यापारी थे, नहीं ट्रेडर थे। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? व्यापारी यानी ट्रेड करने वाला। तो लंदन मर्चेंट्स एंड हिज मदर एलिजाबेथ हेविट वाज हाउसवाइफ। ठीक है, देखिए यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि जॉन डन्स मदर वाज ए हाउसवाइफ, या फिर अदर ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा तो आपको क्या करना है? हाउसवाइफ लगाना है। और जॉन डन के फादर क्या करते थे? मतलब वो एक व्यापारी थे, यानी प्रोस्पेरस लंदन मर्चेंट, यानी एक क्या थे? मतलब समृद्ध व्यापारी थे। लंदन में क्या करते थे? समृद्ध व्यापारी थे, यानी व्यापार करते थे। ठीक है, और उनके वाइफ की सॉरी उनके जो मम्मी थी यानी एलिजाबेथ हेविट, वो क्या थी? हाउसवाइफ थी। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि जॉन डन इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 11। ठीक है, यानी 11 साल की उम्र में, 11 साल का ही उम्र में। अब सोचिए यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 या 16 साल जो है गुजरता है तभी हम लोग मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, लेकिन वो 11 साल के ही एज में जॉन डन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए थे। यानी जॉन डन इंटर्ड मतलब जॉन डन इंटर कर गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 11 साल का उम्र में। इंटर्ड मतलब होता प्रवेश करना। ठीक है, यहाँ इंटर मतलब ये नहीं होगा मैट्रिक इंटर वाला एग्जाम। ठीक है, यानी इंटर का मतलब वो प्रवेश किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 11 साल का उम्र में। ठीक है, अगला पॉइंट है जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी जॉन डन जो है उनको मतलब फोर्स किया गया, उन पर बल डाला गया, उनको जबरदस्ती किया गया लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, क्योंकि वो जो थे विदाउट डिग्री यानी बिना मतलब कागज से, बिना डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि लंदन में जॉन डन जो हुआ कैथोलिक फैमिली में पैदा लिया, लेकिन इंग्लैंड यानी लंदन जो उस टाइम क्या था? एंटी कैथोलिक था। देखिए मैंने आपको वही बता दिया था कि इनके साथ भेदभाव होना है धर्म के आधार पर। तो यहाँ क्या होने लगा? भेदभाव होने लगा, क्योंकि जो है जॉन डन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री किया, लेकिन वो उस पर फोर्स डालने लगा, उस पर फोर्स डाला जाने लगा, यानी उसको जबरदस्ती किया जाने लगा कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़िए, यहाँ से भागिए, आप बिना विदाउट डिग्री यानी बिना डिग्री के आप यहाँ से भागिए, क्योंकि आपका जो धर्म है वो क्या है? कैथोलिक है, और हम लोग क्या है? एंटी कैथोलिक है, हम लोग एंटी कैथोलिक को नहीं मानते। तो सीधी सी बात है कि जॉन डन के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया और उनको मजबूर किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए, वो भी बिना मतलब सर्टिफिकेट के, बिना डिग्री के। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि हिज फर्स्ट बुक्स ऑफ पोएम, यानी जॉन डन का जो पहला बुक है पोएम का, वो क्या है? सेटायर एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ठीक है, वर हाईली प्राइज्ड मतलब अच्छा कीमत था, अच्छा कीमती था, अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडमायर्स। ठीक है, यानी प्रशंसकों के बीच, यानी हाईली प्राइज्ड जो प्रशंसक थे, कहने का मतलब इसका सेंस यहाँ होगा जो नहीं जो एडमायर्स थे यानी जो प्रशंसक थे, यानी कविता जो पढ़ते थे, यानी कविता से जुड़े जो लोग थे, तो उन लोगों के बीच ये किताब जो थी यानी सॉन्ग यानी हिज फर्स्ट बुक यानी जो पोएम का पहला किताब था जॉन डन का, सेटायर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये काफी मतलब क्या था? यानी हाईली प्राइज्ड था, मतलब ज्यादा ही प्रसिद्ध हो गया था, ज्यादा मतलब क्या था? मतलब नाम कमा लिए थे प्रशंसकों के बीच यानी एडमायर्स के बीच। ठीक है, अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है एट एज 20 यानी 20 साल का उम्र में जॉन डन स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। देखिए 11 साल का उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री किया, लेकिन वहां भी उनके साथ भेदभाव होने लगा। लेकिन 20 साल का उम्र में, कब? 20 साल का उम्र में 20 का एज में उन्होंने क्या किया कि लॉ और थियोलॉजी का अध्ययन किया। लॉ का मतलब होता कानून, यानी जो कानून होता, और थियोलॉजी का मतलब होता धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में यानी कैथोलिक धर्म में थे तो वो धर्मशास्त्र में जो भी उनके बुक होंगे, जो भी किताब होंगे, उनका वो अध्ययन किए होंगे। जैसे कि अगर आप कोई एक मतलब कोई गीता का अध्ययन करता है, कोई कुरान का अध्ययन करता है, कोई बाइबिल का अध्ययन करता है, अपने अपने धर्म के अनुसार वो क्या करते हैं? अपने किताब का अध्ययन करते हैं। तो वो थियोलॉजी का अध्ययन किए थे। क्या किए थे? मतलब थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र थे, वही धर्म के बुक भी पढ़े थे। कौन? जॉन डन। ठीक है, लॉ और धर्म दोनों चीज को पढ़े थे। अब सोच सकते हैं कानून भी पढ़ लिया एक तरफ से, और एक तरफ से धर्मशास्त्र नहीं धर्म का किताब भी पढ़ लिया। ठीक है, कब? 20 साल का ही उम्र में, मात्र 20 साल का उम्र में। ठीक है, अगला पॉइंट है एट एज 25 यानी 25 साल का उम्र में वो जॉन डन वाज अपॉइंटेड, यानी जॉन डन की नियुक्ति हुई 25 साल का, 20 साल का उम्र में है। ठीक है, देखिए अब यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पूरा ध्यान के साथ पढ़ेंगे। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ। ठीक है, 8 एज यानी 25 एज का जो है यानी 25 साल का उम्र में जॉन डन वाज अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी जॉन डन को जो अपॉइंटेड हुआ, ये जो नियुक्ति हुए 25 साल की उम्र में जॉन डन जो है एक प्राइवेट यानी जो है निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए, या फिर निजी सचिव के रूप में कहीं काम करने लगे। किसके पास? टू सर थॉमस एगरटन लॉर्ड। ठीक है, यानी जो है सर जो है इनका नाम क्या है? इनके पास यानी सर थॉमस के पास जॉन डन 25 साल की उम्र में एक मतलब सचिव के रूप में नियुक्त हुए काम करने के लिए। ठीक है, यानी लॉर्ड यानी भगवान का मतलब होता है, यानी लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान। कीपर ऑफ द ग्रेट ऑफ सील इंग्लैंड, यानी कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड, ये जो थे
सर यानी सर थॉमस जो थे ये मतलब ग्रेट मतलब थे, बहुत बड़े आदमी थे इंग्लैंड में। और इन्हीं के पास यानी थॉमस के पास 25 साल का उम्र में जॉन डॉन जो है एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में यानी प्राइवेट जो है सेक्रेटरी सचिव के रूप में अपॉइंटेड हुए, मतलब नियुक्त हुए। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि जॉन डॉन बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए कहां तक चले गए, अब सोच सकते हैं जॉन डॉन ये मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये क्या क्या कर रहे हैं। देखिए 16 साल का उम्र में, ठीक है सॉरी यहाँ 25 साल का उम्र में वो क्या किया, सेक्रेटरी भी रहे, 20 साल का उम्र में लॉ का अध्ययन किया और 1601 में, कब 1601 में एमपी भी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। जॉन डॉन बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1609 यानी क्या हो जाएंगे 1601 में जो है ये कब बने, एमपी भी बने यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है ही मैरिड यानी जो वो शादी किए थे वो मतलब कहां किसके साथ, 16 इयर्स ओल्ड एन नमोर यानी एन नमोर के साथ वो शादी किए। मतलब किसका, मतलब एन नमोर का एज कितना है, आपको एज पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको एज कितना बताना है, यानी जॉन डॉन के बिलव्ड का, जॉन डॉन के वाइफ का तो 16 साल, कितना एज था उनका 16 साल। ही मैरिड 16 इयर्स ओल्ड एन नमोर द नाइस ऑफ नाइस यानी भांजी का मतलब होता है, नाइस का मतलब क्या था भांजी, ऑफ पैटर्न यानी सर थॉमस। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ थॉमस साहब को यहाँ 25 साल का उम्र में ये जो जॉन डॉन साहब है ये क्या किए थे, जॉन डॉन साहब मतलब अपॉइंट हुए थे, नियुक्त हुए थे सचिव के रूप में। ये सर थॉमस के पास, ये सर जो थॉमस है ये इंग्लैंड के बहुत बड़े ग्रेट आदमी थे, क्या थे, ग्रेट आदमी थे। और ये मतलब क्या किए थे, गलती हो गई थी, ये गलती तो सबसे होती है शायद, क्या होती है, मतलब बहुत सारे लड़के के होते हैं, बहुत सारे लड़कियां की भी होती है गलती, वो मतलब गलती समझिए, सॉरी गलती समझिए या फिर कुछ भी समझिए, आप लोग जो समझेंगे, ठीक है। तो वो क्या किए थे कि 16 साल की उम्र की एक भांजी थी उनकी, ठीक है, यानी सर थॉमस की एक भांजी थी जिनका नाम क्या था, एन नमोर, उन्हीं से चुपके से शादी कर लिए थे, ठीक है, यानी चुपके से बिना पूछे, यानी सर थॉमस को बिना पूछे वो क्या किए थे, उनके भांजी से, उनके नाइस से क्या किए थे, शादी कर लिए थे। यानी जो सर थॉमस थे, और सर थॉमस जो है ये मतलब काफी ग्रेट आदमी थे, इंग्लैंड में बहुत पहुंचता उनका, ठीक है। तो ये चुपके से क्या कर लिए, शादी कर लिए, ठीक है। ये मतलब उनको पूछ के करना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके लिए मतलब आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था। तो चलिए क्या प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था वो हम देखते हैं। इन 1605 यानी 16 एंड 15 यानी 1615 में एट द एज ऑफ 42 यानी 42 साल का उम्र में, अब देखिए 1615 में जॉन डॉन का जो उम्र है वो कितना साल हो गया, 42 साल हो गया, यानी एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन यानी जॉन डॉन जो हुआ एक्सेप्ट किया, ऑर्डिनेशन क्या किया, एक्सेप्ट किया। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चर्च की पुरोहित बनाने की प्रक्रिया या फिर अनुष्ठान, यानी किसी व्यक्ति को चर्च या फिर चर्च मतलब ऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि चर्च जो है ना, चर्च के अंतर्गत जितने सारे प्रक्रिया होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, वो सारे चीज को अपने आप में समाहित कर लेना, वो मतलब सारे चीज को अपने आप में ढा लेना ही क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेशन कहलाएगा यहाँ, ठीक है। वैसे भी ऑर्डिनेशन का अगर दूसरे जगह अगर आपको ये वर्ड दिखे तो वहां कुछ और मीनिंग होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन यानी जो है चर्च की अनुष्ठान को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। इन द एंग्लियन चर्च, एंग्लियन चर्च में, किसमें, कहां, कौन सा चर्च में, एंग्लियन चर्च। यहां से हर एक पॉइंट आपको याद रखेंगे, जो भी पॉइंट है मैं आपको बताता हूं, कोई भी पॉइंट आपका यहां जो है वो पॉइंट शामिल करने का कोशिश नहीं किया गया है जो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। ये सारा पॉइंट आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, हर एक पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट को नहीं छूटेंगे। मैं तो कहता हूं स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, अगर आप नोट नहीं बनाए हैं तो। द एंग्लियन चर्च बट सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, मतलब वो 42 साल का उम्र में तो वो मतलब अध्ययन किए, यानी अनुष्ठान को अपने अंदर में लिया एंग्लियन चर्च में, यानी एंग्लियन चर्च का वो प्रमुख बन गया, एक तरह से अध्यक्ष बन गया, लेकिन बहुत ही कम समय में, यानी बट सून बिकम वंस ऑफ टाइम यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, यानी प्रीचर्स का मतलब क्या होता है कि महान उपदेशक, यानी आगे आने वाले समय में वो एक बड़ा क्या बन गए, महान उपदेशक बन गए चर्च के रूप में, यानी चर्च में जाकर के बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया और वह क्या बन गए, महान उपदेशक बन गए, यानी अब उपदेश देने लगे, अब लोगों को क्या करने लगे, डायरेक्शन देने लगे, लोगों का जिंदगी में अच्छी अच्छी बातें डालने लगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ही रोट पोएम इन इंटेलेक्चुअल, क्या करा कि ही रोट मतलब वो कविता लिखे हैं, मतलब वो पोएम लिखे, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, और कोलिक्वल टोन यानी बोलचाल की स्वर में, वो बोलचाल की स्वर में यानी बोलचाल की भाषा में भी कविता लिखे हैं, और बौद्धिक रूप से ऐसे कविता भी लिखे हैं जो बुद्धि का विकास करता है, वो भी कविता लिखे हैं, ठीक है। जॉन डॉन आल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू नवल एक्सपेडिशन, ठीक है। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है कि नवल एक्सपेडिशन का मतलब होता है नौसैनिक अभियान, क्या होता है, यानी नौसैनिक अभियान। ये जो जॉन डॉन साहब है ये दो मतलब कितने, दो नौसैनिक अभियान में भी शामिल हुए थे। जॉन डॉन आल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू नवल एक्सपेडिशन एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावर नोबल, ठीक है, यानी ये मिशन अभियान, यानी पावर नोबल का मतलब होता है मिशन अभियान, तो ये मिशन क्या हो जाएगा, अभियान, दोनों जगह अभी कर दिया है, मिशन कर दिया, तो मिशन अभियान का क्या हुए थे, वो सेक्रेटरी भी बने, अध्यक्ष भी बने,
और 2 नौसैनिक में भी वो भाग लिए थे, मतलब पार्टिसिपेटेड हुए थे। अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि जॉन डॉन वाज ब्रीफली यानी कुछ समय के लिए जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन यानी जेल भेजे गए फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पार्टनर्स नाइसेस। मैंने आपको बताया कि वो क्या किए थे, चुपके से मतलब शादी कर लिए थे 16 साल की एंडोमर से, जो किसकी भांजी थी, किसकी भांजी यानी सर थॉमस की भांजी थी, किसकी भांजी यानी सर थॉमस की भांजी थी। और वो सर थॉमस का तो अच्छा मतलब पहुंच था इंग्लैंड के अंदर। वो क्या किए, जॉन डॉन साहब को क्या किया, कुछ समय के लिए जेल भेज दे गए, यानी वो क्या किया कि पुलिस से पकड़वा करके प्रशासन के माध्यम से वो क्या किया, जॉन डॉन साहब को मतलब सजा दे दिया कि मेरे भांजे से चुपके से शादी किया, हमसे बिना पूछे, ये एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। वो उनको क्या किया, जेल में डाल दिया, प्रिजन में डाल दिया, ठीक है, यानी कुछ समय के लिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखिए, इन 1621 यानी 1621 में जॉन डॉन बिकम डीएन यानी अध्यक्ष ऑफ एसटी पॉल्स कैथेड्रल यानी प्रधान गिरजाघर। यानी जैसे कि अब यहाँ के मैंने आपको बताया कि वो एक्सेप्ट किए थे, यानी गिरजाघर के जो भी मतलब ये होते अनुष्ठान होते वो सारे चीज को एक्सेप्ट किए थे। तो आगे चल के वो क्या बन गया, प्रधान बन गया, यानी गिरजाघर का क्या बन गया, मुख्य बन गया, सचिव बन गए, ठीक है। द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी। देखिए यानी धर्मशास्त्र यानी गॉड के बारे में पढ़ना, अल्लाह के बारे में पढ़ना, भगवान के बारे में पढ़ना, जो भी बोला आप, ठीक है, यानी परमात्मा आत्मा के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, थियोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी। मैन्स पावर इज वीक यानी मैन को जो पावर है, आदमी जो क्या है, यानी आदमी का जो शक्ति है वो क्या है, बहुत कमजोर है। आदमी के पास जो शक्ति है वो क्या है, बहुत कमजोर है, ठीक है। द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस यानी द सन के बारे में देखिए, आपका जो मेन जो पॉइंट आते हैं ये आपको बोर्ड एग्जाम में दे देंगे कि द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, इट टेक इट फ्रॉम यानी इट फ्रॉम ये लिया गया है, किससे लिया गया, सॉरी बहुत सारे कविता का वहां आपको यहाँ ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको करना क्या करेगा, टिक करना, स्वीटेस्ट लव से लिया गया, ठीक है, वहां आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस यानी सन के पास, सूर्य के पास कोई इच्छा होता है, नहीं कोई इंद्रियां होती है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, उनकी कोई सेंस नहीं होती है, वो मतलब अपना टाइम पर उगते हैं और अपना टाइम पर डूबते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि जॉन डॉन्स लव पोएम्स यानी लव पोएम्स आर यूज्ड द लेटेस्ट डिस्कवरीज न्यूनतम खोज यानी जॉन डॉन का जो पोएम है उनका मतलब पोएम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनका पोएम का जो यूज किया जाता है न्यूनतम खोज यानी नया खोज करने के लिए साइंस और ज्योग्राफी का क्षेत्र में, ठीक है, यानी साइंस और ज्योग्राफी का क्षेत्र में उनके पोएम का इस्तेमाल किया जाता है नए नए डिस्कवरीज के लिए, नया नया खोज के लिए, क्योंकि पोएम में हर एक चीज को उन्होंने समेटा है, हर एक चीज को उन्होंने मतलब शामिल करने की कोशिश की है उस टाइम के हर एक चीज को, यानी जो भी उसका दिमाग में आते थे, ऐसे छोटे मोटे तो आदमी नहीं थे, वो एमपी भी बने, मतलब चर्च के प्रधान भी बने, 2 नोवेल यानी जो 2 नौसैनिक जो ये होता अभियान होता है उसमें भी शामिल हुए, उसका सेक्रेटरी भी बने। अगला मतलब 11 साल का उम्र में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो गया। तो ये मतलब एक अच्छा सिंपल आदमी का तो काम नहीं होता, ठीक है, ये एक अच्छे आदमी थे, यानी बहुत बड़े आदमी थे। तो वो क्या किए कि उनकी कविता का अभी क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, यानी उनके मतलब जो कविता है यानी उसका डिस्कवरीज में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टू हैमर हम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, ठीक है, यानी उसका जो ये है मतलब कविता है उनका इस्तेमाल किया जाता है मौखिक और बौद्धिक जो ये होती है टीजिंग होती है उसको एक साथ जोड़ने के लिए, यानी उसके जो पैशंस होते हैं उसको कंबाइन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपका एंट्री होता है, अब तैयार हो जाइए, ठीक है, अब थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग होना है, ठीक है। तो हम लोग को काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, समरी पढ़ना, आपका समरी आ गया, ठीक है। तो समरी के साथ हम लोग को ये पढ़ना है द पोएम, क्या पढ़ना है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा एक्सप्लेनेशन का साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, यानी इनका जो कंपोज्ड है, इनके निर्माता है, ये कौन लिखे गए, यानी ये जो कंपोज्ड किए गए, ये जो लिखे गए किनके द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा। इट इज इन दिस पोएम ही इज डिस्क्राइब्स in this poem he described the impulse of love, यानी जो प्यार के जो मतलब इच्छा होती है, यानी प्यार की जो मतलब जो भी लव की जो मतलब इच्छा होती है, लव की जो अवधारणा होती है, उन्हीं को मतलब क्या किया है, बयां किया है। एक प्यार में आदमी क्या होता है, एक प्यार में आदमी मतलब लव में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उन्हीं को मतलब डिस्क्राइब किया है, उन्हीं को बयां किया है, ठीक है। तो आगे बताया जा रहा है कि पोएट हैड ए वाइफ, पोएट जो है यानी जो कवि हैं, कवि कौन है, जॉन डॉन, उनके पास एक वाइफ है, वो मतलब क्या रखते थे, वाइफ रखते थे, उनके पास वाइफ थे, वो कौन वाइफ थे, मतलब एंडमोर थे, whom he loved very much, मतलब जिसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, क्या करते थे, whom he loved very much, जिनको बहुत ही ज्यादा मतलब जान से ज्यादा मतलब प्यार करते थे, ठीक है। he is afraid of a parting from his beloved, यानी जो वो मतलब he is afraid मतलब वो डरा हुआ था, of a parting मतलब जुदाई से, from his beloved मतलब अपना मतलब प्रेमिका से, अपना पत्नी से, एंडमोर से,
जुदा होने के लिए अगर वो सोचते थे कि अगर हम इससे जुदा हो जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, वो इस बात से क्या करते थे, डरते थे, मतलब काफी मतलब डरा हुआ था कि आगे चल के अगर हम क्या हो जाएंगे, अगर इनसे जुदा हो जाएंगे, अपना पत्नी से, अपना लव्ड बिलव्ड से, अपना एन नंबर से जुदा हो जाएंगे तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगा, यही बात को लेकर के काफी मतलब डरे हुए थे। काफी सिंपल है तो पूरा दौड़ दौड़ के समझेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट बताया जरा कि वंस पोएट, यानी वंस पोएट टोल्ड हिज बिलव्ड, एक बार जो है वंस पोएट टोल्ड हिज बिलव्ड, एक बार मतलब जो है जॉन डॉन, यानी पोएट कौन है, जॉन डॉन टोल्ड हिज बिलव्ड, मतलब अपने वाइफ से, अपना बिलव्ड से, अपना एन नंबर से कही, डियर आई वांट टू गो समवेयर, डियर मेरे प्रिय मैं कहीं जाना चाहता हूँ, समवेयर मतलब मैं कहीं जाना चाहता हूँ, फेयर एंड फील लॉन्डनेस, फेयर एंड फील लॉन्डनेस, दूर, कहीं दूर, क्या करने के लिए, दूर और अकेलापन महसूस करने के लिए, यानी मैं कहीं जाना चाहता हूँ, माय डियर मैं कहीं जाना चाहता हूँ, कहीं दूर अकेलापन महसूस करने के लिए, बिकॉज इफ इन द फ्यूचर एनी टाइम इट हैपेंस आई दैट आई हैव टू लिव विदाउट यू, यानी फ्यूचर में देखिए, बिकॉज इफ इन द फ्यूचर एनी टाइम इट हैपेंस दैट आई हैव टू लिव विदाउट यू, ठीक है, यानी फ्यूचर में कोई ऐसा वक्त आ गया, फ्यूचर में कोई ऐसा टाइम आ गया जिसमें हमको तुमसे जुदा होकर के रहना पड़े, यानी तुमसे मतलब दूर रहना पड़े, विदाउट यू मतलब तुमसे दूर रहना पड़े, यानी तुझे तुम्हारे बिना रहना पड़े तो हम कैसे रहेंगे, वो ये हमको चीज, ये हमको फील करना है, क्या करना है, ये चीज हमको महसूस करना है दूर जा करके, ठीक है, ये चीज हमको महसूस करना है, इसलिए हम क्या जानना चाहते हैं, समवेयर, आई वांट टू गो समवेयर, इसलिए हम ये चीज को फील करने के लिए हम कहीं जाना चाहते हैं, ये हमको फील करना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में अगर हम कहीं आगे आपसे जुदा हो गए या फिर आपसे हमको अलग रहना पड़ा, अपने प्रेमिका से कहती है, अपने एनमोर से कहती है, अगर आपसे हमको अलग रहना पड़ा विदाउट यू तो हम फ्यूचर में कैसे रहेंगे, इसका प्रैक्टिस, इनका हम फीलिंग अभी करना चाहते हैं, ठीक है। तो हाउ विल आई फील विदाउट यू, मैं मतलब तुम्हारे बिना कैसे महसूस करूंगा, मतलब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हारे बिना कैसे महसूस करूंगा, ये चीज को मैं महसूस करना चाहता हूं, ठीक है। ही सेज टू हिज बिलव्ड, मतलब वो अपने प्रेमिका से कहते हैं, वो मतलब जॉन डॉन जो है वो अपने प्रेमिका से कहते हैं, टू हिज बिलव्ड नॉट टू बी वुमन, शौक नहीं मनाना, कोई मतलब रोना धोना नहीं है, नॉट वीपिंग, कोई रोना धोना नहीं है, कोई शौक नहीं मनाना है, वो अपने प्रेमिका को कहते हैं, कौन, यानी जॉन डॉन, यानी बिलव्ड जो उनके बिलव्ड कौन है, एन्नामोर से कहती है, एन्नामोर से कहते हैं कोई रोना धोना नहीं है, कोई मतलब शौक मनाना नहीं है, नॉर वीकेंड बिकॉज ही विल कम बैक अगेन, यानी ही विल कम बैक अगेन, जो हम हैं, जो हम जाएंगे, हम मतलब क्या होंगे, दोबारा मतलब वापस आएंगे, इन हर लाइफ, यानी इन हर लाइफ, उसके जिंदगी में हम दोबारा वापस आएंगे, हम जो जा रहे हैं कहीं थोड़ा सा ये फील करने के लिए कि आपसे दूर रह करके हमको क्या फीलिंग होता है, और हम कहीं ये भी मतलब ये चीज करने के लिए कि आपसे दूर तो कहीं अगर मतलब फ्यूचर में अगर कहीं रहना पड़े तो कैसा फील होता है, ये चीज को हम फील करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे जिंदगी में नहीं आऊंगा, नहीं, नॉर वीपिंग, मत रो, मत मतलब क्या करो, शौक मनाओ, मैं तुम्हारे जिंदगी में कम बैक, यानी विल कम बैक अगेन इन हर लाइफ, मतलब वो उसके जिंदगी में वो दोबारा आएंगे, मैं तुम्हारा जिंदगी में, एन्नामोर का जिंदगी में वो दोबारा आएंगे। पोएट ये अपना पत्नी से, अपना बिलव्ड से ये बात कहते हैं। द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड राइजेस इन द मॉर्निंग, जैसे एक सन जो होता है, जो सॉरी जैसे जो सन है, जैसे जो सूरज है वो मतलब सेट करते, मतलब शाम में क्या होते हैं, डूब जाते हैं, और मतलब सुबह जो है राइज हो जाते हैं, यानी मॉर्निंग में क्या होते हैं, राइज हो जाते हैं, जग जाते हैं, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक ये अभी जाएंगे है और तुरंत आ जाएंगे, यानी सन का जो टाइम फिक्स है, सूरज का टाइम फिक्स है, इसलिए जो पोएट है जॉन डॉन, वो पोएट जो है किसके साथ, सन के साथ, यानी सूरज के साथ कंपैरिजन किया है, जो अपने पत्नी को कहती है मैं अभी जाता हूं, जैसे एक सन जो है, यानी सूरज जो है डूबते हैं शाम को और सुबह आ जाते हैं, यानी सुबह उग जाते हैं, उसी तरह मैं अभी जाता हूं, फिर मैं सुबह आ जाऊंगा, ठीक है, यानी अपने टाइम पर आ जाऊंगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करा, he says his beloved it does not mean, यानी इसका मतलब ये नहीं है I feel boring with you, मतलब इसका मतलब ये नहीं है मैं जो दूर जाना चाहता हूं तुमसे ये फील करने के लिए कि मैं तुम्हारे बिना कैसे फील करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बोरिंग हो गया हूं, मैं तुमसे मतलब तंग आ गया हूं, ऐसा मतलब कोई बात नहीं है। यू और डोंट लाइक यू, यानी यू और डोंट लाइक यू, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। कौन कहते हैं, जॉन डॉन अपने पत्नी से, अपना एन्नामोर से, अपने बिलव्ड से कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली आई लव यू वेरी मच, क्या करते हैं, एक्चुअली आई लव यू मोर देन आई, हकीकत में, यानी हकीकत में ये लाइन आपको लिखा गया, हकीकत में, रियलिटी में आपसे ज्यादा, हम अपने से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है, यानी एक्चुअली आई लव यू मोर देन आई, ठीक है, यानी मैं हकीकत में अपने से ज्यादा क्या करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, यानी आपके बिना हम नहीं रह सकते एक्चुअली में, ठीक है। सो इन माई एब्सेंस प्लीज डोंट वीप, यानी इसलिए मेरे एब्सेंटी में, मेरे अनुपस्थिति में आप नहीं रोएंगे, आप
रोना धोना नहीं करेंगे। ये कौन कर रहे हैं? जॉन डॉन कर रहे हैं अपने पत्नी से, ठीक है। नॉट वीप बिकॉज इफ यू वीप एंड योर टीयर्स कम आउट यू फील दैट इज माई ब्लड कमिंग आउट। यानी आप अगर रोएंगे, वो अपने बिलव्ड से कहते हैं, आप अगर रोएंगे जो मेरा जो ब्लड है, मेरा ब्लड जो है एक तरह से बाहर आ जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, खून के आंसू रोएंगे। क्या करेंगे? अपना खून के आंसू रोएंगे अगर आप रोएंगे, ठीक है। वो एन्नेमोर से कहती है, वो मतलब एन्नेमोर से कहते हैं, जॉन डॉन अपना पत्नी से, बिलव्ड से, प्रेमिका से कहते हैं कि अगर आप रोएंगे तो मेरा जो खून का आंसू आएगा, मतलब हम भी खूब अच्छे, मतलब हमको भी खूब रोना आएगा, ठीक है। कहने का सेंस यही हुआ, ठीक है। ही सेज हिज बिलव्ड दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, मतलब वो अपने प्रेमिका से कहते हैं, जॉन डॉन यानी कवि जो है, पोएट है, यानी मेड फॉर ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या है? वो दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हैं। ये बात कौन किससे कह रहे हैं? जॉन डॉन कह रहे हैं अपना पत्नी से, एन्नेमोर से, बिलव्ड से। ही सेज हिज बिलव्ड दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एंड वी कांट लिव विदाउट वो, यानी लिव विदाउट ईच अदर, ठीक है। एंड वी कांट लिव विदाउट ईच अदर, यानी हम जो हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। क्या? हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। ये कौन कर रहे हैं? जॉन डॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका समरी जो है काफी इंटरेस्टिंग समरी था ये, मतलब पूरा जो कविता जो था, पोएट था, मतलब शॉर्ट ही पोएट है ना आपका, तो शॉर्ट पोएट यही बात आपको कहा गया है, मतलब यही बात का बयां किया है, यानी यही बात अपने पत्नी से कह रहे थे जॉन डॉन, तो यही आपका कविता बात है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन था, समरी था, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए आपका इंड हो गया, मतलब थ्योरी आपका यही तक था, समरी आपका यही था। तो प्लीज अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अंग्रेजी है, कहीं हम भी थोड़ा सा अटकते हैं। अगर आपको कहीं अगर बुरा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में थोड़ा सा क्या होता है कि उनको तोड़ तोड़ करके पढ़ाना पड़ता है। समरी का मतलब क्या होता है कि इनको तोड़ तोड़ करके पढ़ाना पड़ता है, इनका पूरा मतलब निचोड़ समझाना पड़ता है कि कैसे क्या है। तो समझ गए ना, पूरा थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो गया और आपको समरी पूछे जाएंगे 5 नंबर के, ठीक है। तो पूरा इंटरेस्ट के साथ हम लोग पढ़े। कोई दिक्कत, कोई कमी या फिर कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ। तो ये जो जॉन डॉन है चैप्टर फर्स्ट, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यानी जॉन डॉन कितना प्यार करते हैं अपना पत्नी से, यानी अपना अभी जुदा हुए भी नहीं है। अब देखिए जॉन डॉन जो है वो जर्मनी जाना चाहते थे, ठीक है, यानी जर्मनी जाकर के ये फील करना चाहते थे कि वो अपना पत्नी से जुदा होकर के क्या फीलिंग करता है, उसी चीज को बयां किया है जॉन डॉन और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, ठीक है। तो फिर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।